हेलो एवरीवन, मैं मयंक जैन फ्रॉम द लीगम। काफ़ी टाइम से मुझे बहुत सारी क्वारीज आ रही है रिगार्डिंग चेक बाउंस केसेस कि हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका चेक बाउंस हो जाता है और विद द डिले, मतलब एक टाइम के डिले के बाद वो अपना रिप्रेजेंट करते हैं चेक कोर्ट में, तो उस चेक को कंसीडर नहीं किया जाता। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए चेक बाउंस केसेस में। तो आज हम इन डेप्थ इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको चेक बाउंस का केस आपके सामने आए या आप इस चीज़ को फेस करें तो आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, एक चेक जो इशू करता है और एक चेक जो रिसीव करता है, उन दोनों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। जो चेक इशू करता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि डेट, साइन एंड अमाउंट प्रॉपर तरीके से लिखी हो, चेक पे कोई अलग से ओवर राइटिंग ना हो या अलग से कुछ लिखा ना हो जिसकी वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस है। सेकंड थिंग, जब आप चेक इशू करते हो उस दिन से 3 महीने तक, आपके 3 महीने तक मिनिमम इतना तो आपके टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए ताकि आपका चेक बाउंस ना हो। ठीक है, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो एक हैवी पेनल्टी आप पे लग सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप चेक इशू करो तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब मिनिमम 3 महीने तक आपको अपने अकाउंट में उतना अमाउंट तो मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, अब बात करता हूँ जैसे जो चेक रिसीव करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। पहले, जब वो चेक रिसीव करता है, जिस डेट पे रिसीव करता है उसे मेक श्योर करना है कि सारी डिटेल्स, साइन और सब कुछ प्रॉपर हो, कोई ओवर राइटिंग ना हो, चेक पे कुछ अलग से लिखा ना हो जिसकी वजह से रिजेक्ट ना हो जाए। दूसरा, जिस दिन वो चेक रिसीव करता है उसी दिन वो बैंक में जमा करवाए, ज़्यादा डिले ना करे। अगर वो 3 महीने से डिले करता है तो चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, आफ्टर 3 मंथ्स चेक की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसे ये मेक श्योर रखना है कि वो जल्द से जल्द चेक जमा करवाए। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। जब आप अपना चेक जमा करवाएंगे एक बैंक में, अपनी जो बैंक की जो ब्रांच है उसमें आप अपना चेक जमा करवाएंगे, तो आपका जो बैंक मैनेजर है या बैंक का स्टाफ है वो आपको बताएगा कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, और वो एक रीज़न भी मेंशन करेगा कि किस रीज़न से आपका चेक जो है वो बाउंस हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रीजन है जिसकी वजह से चेक बाउंस हो सकता है। एक तो सिग्नेचर मिसमैच, कि आपका जो सिग्नेचर है वो मिसमैच हो जाता है। दूसरा, इनसफिशिएंट वन, जो चेक इशू करता है उसके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं होता। और तीसरा, जब एक्सपायर हो जाता है डेट चेक का, वो भी एक रीज़न है जहाँ पे आपका चेक बाउंस हो सकता है। तो आपका जो बैंक मैनेजर है या बैंक स्टाफ है वो आपको बताएगा कि ये एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपका चेक बाउंस किया जा रहा है, और साथ में वो आपको एक रिटर्न मेमो देगा आपके चेक के साथ, और चेक पे आपका चेक बाउंस का स्टैंप लगा के देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करना है ये चेक जिसने इशू किया है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है। ठीक है, अगर वो रेडी होता है सेम टाइम पे वो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए या आपको वो अमाउंट पे करने के लिए थ्रू एनईएफटी और एनी मोड, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो मना कर देता है तब आपको क्या करना है। जिस दिन आपको रिटर्न मेमो मिला है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस उसको सर्व करना होता है। ठीक है, लीगल नोटिस आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू आप बनवा सकते हैं और सर्व भी करवा सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है कि कितने अमाउंट का था, किस रीज़न से आपको चेक मिला था और चेक बाउंस हो गया है वो भी किस रीज़न से। इनसफिशिएंट वन, सिग्नेचर मिसमैच, जो भी रीज़न है वो लीगल नोटिस में एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। वो किसी भी एडवोकेट से आप कॉन्टैक्ट करेंगे वो आपको ये ड्राफ्ट करके दे देगा और सर्व भी कर देगा अपने एंड से। अब मैं बात करता हूँ, जब आप लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं तो सामने वाली पार्टी को 15 डेज का पीरियड दिया जाता है जहाँ पे वो उसका रिप्लाई या अमाउंट को पे करे। ये 15 डेज का टाइम दिया जाता है जहाँ पे वो एक जो आपकी चेक की अमाउंट है वो पे करे और साथ ही साथ लीगल नोटिस का रिप्लाई करे। ठीक है, अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाता है, 15 डेज के अंदर ना लीगल नोटिस का रिप्लाई देता है ना वो आपको अमाउंट पे करता है, जिस दिन 15 डेज का एक्सपायर होता है उस दिन से नेक्स्ट 30 डेज तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं एमएम के पास, जो कि मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट है। और जो मेट्रोपोलियन सिटी से नहीं है तो वो करवा सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर। एनआई एक्ट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके,
अब मैं बात करता हूँ ज्यूरिडिक्शन की, कि कौन सी मजिस्ट्रेट या कौन सी कोर्ट के अंदर आपको अपना केस रजिस्टर्ड करवाना है, या मैं बोलूँ कंप्लेंट केस रजिस्टर करवाना है। तो जिस बैंक में आपको पता चला कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, जिस बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपका चेक बाउंस हो चुका है ड्यू टू दिस रीजन, उस बैंक की ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट होती है जो कि एनआई एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की जाती है, वो भी एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। उस कोर्ट के अंदर आपका केस जाएगा 138 एनआई एक्ट के अंदर। ओके, अब मैं बात करता हूँ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन 138 एनआई एक्ट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी कंप्लेंट के साथ लगते हैं। जी, पहला डॉक्यूमेंट है आपका चेक। चेक अपने आप में एक एविडेंस है जो कि प्रूव करता है कि आपको उसने इशू किया है। सेकंड, रिटर्न मेमो, जहाँ पे बैंक जो इशू करता है रिटर्न मेमो, उसमें मेंशन किया जाता है क्या रीज़न है, तो वो भी एक एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। थर्ड, लीगल नोटिस, जो आपने लीगल नोटिस इशू किया है उसकी पूरी कॉपी एज एन एविडेंस डॉक्यूमेंट में 138 एनआई एक्ट के साथ लगती है। फोर्थ, उसकी सर्विस रिपोर्ट, आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू या अगर मैं बात करूं कोरियर के थ्रू आपने सर्व किया है, तो जिस कोरियर और स्पीड पोस्ट उससे एक रिसिप्ट मिलती है वो भी आपको एज अ सर्विस रिपोर्ट में लगानी पड़ती है एज एन एविडेंस कि आपने टाइमली सर्व किया है। इसके अलावा और कोई से भी एविडेंस जो कि प्रूव कर सके कि आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शंस थी, या उन्हें आपको कोई चेक इशू करना था, या आपको कोई चेक रिसीव करना था, ऐसे कोई से भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है वो भी एक एविडेंस के रूप में लग सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये सारी चीज़ आपको ओरिजिनल लगानी है, ठीक है, एज अ प्री समनिंग एविडेंस। 138 एनआई एक्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं विद कंप्लेंट वो प्री समनिंग एविडेंस के रूप में लगते हैं, मतलब कि सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, कोई कॉपी नहीं लगती। आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स की अपने पास कॉपी रख सकते हैं एज एन एविडेंस, बट ओरिजिनल आपको कोर्ट में सबमिट करने होते हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाएगी, आपको एक डेट मिलेगी जिस दिन आपको एमएम के पास जाना होगा। एमएम को लगेगा यस एक रीज़न है, एक प्रॉपर एविडेंस है, या मैं कहूँ प्राइमा फेशिया मीन्स कि जहाँ पे लगता है कि हाँ इसमें एक ऑफेंस कमिट हुआ है, या आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये कोर्ट कंसीडर करते हुए सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू करती है और 251 के अंदर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करती है। 251 इज समन प्रोसीडिंग्स, जहाँ पे सामने वाले को बुलाया जाएगा, सारी चीज़ें आप उसके सामने पेश की जाएगी और उससे पूछा जाएगा डैट आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो, एंड उसके बाद 251 के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट होएगी। अब मैं बात करता हूँ चेक बाउंस केस में क्या पनिशमेंट है और क्या कंपनसेशन है। कंपनसेशन जो कि एक चेक रिसीवर को मिलेगा, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स की है, और इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन या मैं कहूँ मैक्सिमम मॉनेटरी अमाउंट जो है वो है चेक का इंटू 2, चेक का डबल अमाउंट इसमें एक्यूज को या मैं बात करूं एक्यूज को पे करना पड़ता है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि इसमें सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, एक कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स या ड्यूरिंग अपील सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। यस, डेफिनेटली सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। इन थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स अगर एक्यूज को लगता है या कंप्लेनेंट को लगता है कि उन्हें सेटल करना चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, एक पर्टिकुलर पनिशमेंट के अंदर, या मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर जहाँ पे कंपनसेशन एक्स्ट्रा लगता है उसके अंदर, अगर वो दोनों सेटलमेंट करने के लिए रेडी है तो वो कोर्ट में आफ्टर इशूइंग मतलब आफ्टर एंटर इनटू सेटलमेंट डीड जहाँ पे वो मेंशन करते हैं विद इन दिस पीरियड वो अपनी अमाउंट देने के लिए रेडी हैं विद दिस कंपनसेशन और विद दिस पनिशमेंट वो रेडी हैं, तो वो सेटलमेंट कर सकते हैं और कोर्ट में भी कह सकते हैं कि हम सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। वहाँ पे पनिशमेंट नहीं, सेटलमेंट के अंदर पनिशमेंट नहीं होती, यस, बट डेफिनेटली मॉनेटरी पनिशमेंट होती है जहाँ पे एक्यूज को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है ड्यू टू देयर मिसकंडक्ट। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और चेक बाउंस के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिली हो, और अगर आपको कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।